फर्ज करें एक प्लेन पे या एक टेबल पे कुछ लाइनें लगी, सारी लाइन एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे, इट मीन्स द गैप बिटवीन टू सक्सेसिव लाइन्स इज सेम. लेट्स कॉल दिस गैप एज D. This is Buffin's needle problem. आप में से कभी पहले किसी ने इसका जिक्र सुना हो? नीडल प्रॉब्लम ये कहती है कि आप एक सुई लें, हालांकि प्रैक्टिकली कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल नाम का लिहाज रखते हुए से हम सुई ही एज्यूम करते हैं. अगर उस सुई की लेंथ L है और ये लेंथ लाइनों के दरमियान फासले से छोटी है, तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं इस सुई को उस टेबल पे गिराऊं जिसके ऊपर ये इस तरीके से लाइनें लगी. ये सुई एक से ज़्यादा लाइनों के ऊपर गिर पड़े. ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सुई की अपनी लंबाई दो लाइनों के दरमियान के डिस्टेंस से छोटी है. तो इस वास्ते सुई अगर गिरेगी भी तो एक लाइन के बिल्कुल पैरेलल गिर सकती है, या अगर उसके ऊपर गिरेगी तो सिर्फ एक लाइन ही सुई के नीचे आ सकती है, एक से ज़्यादा लाइंस का उसके नीचे आना पॉसिबल नहीं. ठीक हो गया? प्रॉब्लम ये कहता है कि अगर मैं इस सुई को बार बार गिराता जाऊं इस टेबल के ऊपर जिसके ऊपर ये D डिस्टेंस वाले लाइंस लगी हैं, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि ये सुई किसी ना किसी लाइन के ऊपर गिरेगी, मतलब ये कि वो यूं भी गिर सकती है, ऐसे 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 ऐसे, इसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, कैसे भी कि सुई लाइन के ऊपर गिरे, इसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है 2L/πd. अब इनमें से कोई भी नंबर हमारे लिए अनजाना नहीं है. L सुई की लंबाई है, D दो लाइनों के दरमियान का डिस्टेंस है. प्रोबेबिलिटी समझते हैं कि अगर मैं मिसाल के तौर पे 10 दफ़ा सुई गिराऊं और उसमें से 5 दफ़ा ये सुई लाइन के ऊपर आएगा तो मैं कहूँगा कि ये 50% प्रोबेबिलिटी. 8 दफ़ा आएगी तो मैं कहूँगा कि 10 में से 8 दफ़ा सुई लाइन के ऊपर गिरी, 80% प्रोबेबिलिटी. कहते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी हम इस रिलेशनशिप के साथ एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं. अब सुई जब आप गिरा रहे हैं तो आपकी भी फ्री विल है, और सुई ने भी कैसे गिरना है इसका आप भी नहीं बता सकते. सुई आप यहां से गिराएं, छत से गिराएं, कहीं से भी गिराएं, प्रोबेबिलिटीज कीजिए. फिर पेरी साइमन लाप्लास, ही वॉज अ फ्रेंच मैथमेटिशियन, 1749 से लेके 1827 तक. इसकी एक बड़ी रिच हिस्ट्री है इस आदमी. इसने इसी फार्मूला को मॉडिफाई किया और उसने बताया कि इससे अगर हम पाई की वैल्यू निकालें तो ये निकलेगा 2 इंटू नंबर ऑफ टोटल टॉसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंटरसेप्टिंग टॉसेस. He himself was a very great mathematician. उसने इसी फार्मूला को ज़रा रीशेप किया, इसकी एक सुपरफिशियल फॉर्म बनाई, जिसमें उसने कहा कि अगर आप प्रैक्टिकली इस एक्सपेरिमेंट को करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि नंबर ऑफ टोटल टॉसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ दोज टॉसेस जिनके रिजल्ट में सुई लाइन के ऊपर गिरेगी. अगर आप उनको इस फार्मूला में डालें तो आप पाई की वैल्यू निकाल सकते हैं. मज़े की बात क्या है कि राइट हैंड साइड के ऊपर कुछ भी प्री कैलकुलेटेड नहीं है. इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन नेचर. आप सुई ऐसे गिराएं जैसे मर्जी गिराएं. मजे की बात ये कि 1901 में एक इटालियन मैथमेटिशियन है लाज़ारिनी, उसने 3408 टाइम्स इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया. हम ये जानते हैं ना कि जितना ज़्यादा हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बेहतर आती जाएगी. इतनी दफ़ा सुई को गिराने के बाद जानते हैं पाई की क्या वैल्यू निकली? दिस वैल्यू
is exactly closer to the currently accepted value measured by supercomputers. बात कहाँ से शुरू हुई थी? और एक ऐसी फील्ड के अंदर भी पाई घुस गया जिसके अंदर सब कुछ अनकंट्रोल्ड है। पाई के करंटली एक्सेप्टेड वैल्यू यही है।